फिजिक्स की डिस्कशन देखें, फिजिक्स डिस्कशन को देखें जनाब। फिजिक्स डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आपके सिलेबस में सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक टॉपिक गिवन है और ये इतने ज्यादा क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन पर अगर आप फेस करोगे टेस्ट में तो 2 क्वेश्चन या 3 आएंगे, तो इट मीन कि इनमें से जरूर वो 2 और 3 टच होंगे, उनका आइडिया इनसे मिलता जुलता होगा। अगर इस एक टेस्ट को किसी ने प्रिपेयर किया तो चैप्टर 7 का सिलेबस का पोर्शन उसका प्रिपेयर हुआ, क्योंकि 2 क्वेश्चन लाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से, वो इन्हीं से आ सकते हैं। डेटा चेंज होगा, आइडिया किसी ना किसी क्वेश्चन से जरूर मैच करेगा। सो लेट मी डिस्कस। हमारे पास है जनाब फिजिक्स की डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3 पे बात करूंगा। इसको स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बताएं शाबाश, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत ही आसान क्लू है। आप बताएं शाबाश, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या ऑल पॉसिबल? कैसे कह सकते हो यार, कैसे कह सकते हो? सिंपल हार्मोनिक, एक मिनट सुनने, आपने नहीं पढ़ा कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अब मुझे एक बात तो बताएं कि क्या बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है? कहोगे नहीं सर, जब मीन पे आएगा डिस्प्लेसमेंट 0, जब एक्सट्रीम पे जाएगा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। मैं नहीं, आप खुद एग्री हैं इस बात से कि सर ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन डिस्प्लेसमेंट क्या है जनाब? वेरिएबल है, क्योंकि मीन पर आओगे तो मीन पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है और एक्सट्रीम पर जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है। और ऑसिलेटर जब मूव करता है तो हर पल इसका डिस्प्लेसमेंट कभी मीन से एक्सट्रीम की तरफ और कभी एक्सट्रीम से मीन की तरफ चेंज होता है। और डायरेक्ट रिलेशन बताता है कि जहां डिस्प्लेसमेंट मुसलसल चेंज होगा वहां एक्सेलरेशन भी मुसलसल चेंज होगा। कुछ समझ आ रही है? और न्यूटन के मुताबिक A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कुछ समझ आ रही है? आसान है ना? न्यूटन कहता है कि A और F का डायरेक्ट रिलेशन है, जब जहां जैसा एक्सेलरेशन तब वहां वैसा फोर्स। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि डिस्प्लेस एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और फोर्स चेंज हो रहा हो। ऐसा मुमकिन नहीं कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो और फोर्स कांस्टेंट हो। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली है और डिस्प्लेसमेंट मुसलसल चेंज होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट मुसलसल चेंज होता है तो एक्सेलरेशन मुसलसल चेंज होता है, और अगर एक्सेलरेशन मुसलसल चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट रिलेशन कहता है कि फोर्स भी मुसलसल। इसका मतलब है कि कांस्टेंट तो बिल्कुल गलत है। किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कभी भी रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता। अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रहा है तो बास पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा और बास पॉइंट्स पर रिस्टोरिंग फोर्स कम होगा। अब ये बताएं कि चेंज होगा तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? सर अगर ऑसिलेटर ऐसे सोचे ना कि सर जब ये मीन से एक्सट्रीम पर जाता है, कितना सिंपल लॉजिकल स्टेटमेंट है, अगर मीन से एक्सट्रीम तक जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? और माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट रिलेशन बताता है कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा, और फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्ट बताता है कि फोर्स भी तो इंक्रीज आएगा। लेकिन जब ऑसिलेटर एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? और डायरेक्ट रिलेशन बताता है कि एक्सेलरेशन भी, और अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी। तो आपने क्या सीखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं होता। फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम इट इंक्रीजेस एंड फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन it decreases. What is the maximum value of restoring force? Sorry, at which position restoring force will be maximum? Extreme. और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? मीन पे। तो जनाब आपने देखा कि इसमें इंक्रीज भी आता है और इसमें, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, कौन सा ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्या? ये आल किसने लिखा है भाई? मैंने बोथ ए एन, हाँ जमीन से मैं सोच रहा हूँ कि आप के माथे पे ये 12 बजे क्यों लगा रहे हैं? मैंने खुद भाई ओरिजिनल पेज पे ओरिजिनल स्टेटमेंट में लिखा था ऑप्शन डी ठीक है, और ऑप्शन डी में लिखा था कि बोथ ए एंड बी। आप इसको ठीक करें, शाबाश। ऑल ऑफ दीज नहीं है, बोथ ए एंड बी। एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन।
फर्दर मोर, देखो एमसीक्यू का उसूल है माय डियर स्टूडेंट कि अगर परफेक्ट आंसर नहीं आता सो यू हैव टू चूज द बेस्ट वन। फिर आप तीन सिचुएशन कंसिडर करो। अगर आप ऑसिलेशन के दौरान एक पार्टिकुलर पोजीशन लोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इज कांस्टेंट, यानी एक सिंपल पेंडुलम है, बेस्ट की तरफ जा रहे हैं। जो मैंने एक्सप्लेन किया ये एग्जैक्ट आंसर है। सबसे अच्छी बात ये होती कि इसमें ऑप्शन डी होता, बोथ ए एंड बी, फिर ये बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन ऑप्शन होता, लेकिन अब नहीं है। अब देखो मैं ऑप्शन डी को कैसे ठीक करता हूं, आसान है। आप कहें सर ये ऑसिलेटर है, इजी है, और ये ऑसिलेटर ऑसिलेशन कर रहा है, तसो को रिखाना। अब मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं प्लीज। ये आप ऑब्जर्वर हो, यू आर ऑब्जर्वर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऑब्जर्वर इस सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में क्या कहते हो, कि कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सबसे अच्छी बात यह होती कि मैं ऑप्शन में देता कि बोथ ए एंड बी। तो कांस्टेंट नहीं है भाई, ऑसिलेशन के दौरान इसमें मुसलसल कभी इंक्रीज आता है और कभी। अब अगर कांस्टेंट, अगर बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाओगे तो यू हैव टू सेलेक्ट लाइक दिस। लेट मी एक्सप्लेन। आप मुझसे कहोगे सर अगर आप सिर्फ एक्सट्रीम की बात करोगे, क्या बात करोगे, ओनली एक्सट्रीम, इफ आई ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स ओनली एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू फर्ज करो कितनी है, 100। तो जब भी ये ऑसिलेटर एक्सट्रीम पर आएगा रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, 100 होगा। जब भी ऑसिलेटर इधर आएगा रिस्टोरिंग फोर्स 100। अगर आप सिर्फ मीन पर कंसिडर करोगे, इफ वी कंसिडर ओनली ऑन मीन, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आप मुझे कहोगे सर अगर इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एक पार्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर करें तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू फिक्स्ड होती है, समझ आ गई है। सो एट पार्टिकुलर पॉइंट इट इज कांस्टेंट। इफ वी कंसिडर इट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम it is increasing, and if we consider it from extreme to mean it is decreasing। so अगर both A and B होता तो वो ऑप्शन ठीक होता, लेकिन अगर both A and B नहीं है तो फिर ओपन हैंड है जनाब। ऑब्जर्वर अगर एक पॉइंट पर देखेगा तो रिस्टोरिंग कांस्टेंट है, अगर मीन से एक्सट्रीम पर देखेगा तो इंक्रीजिंग है, और अगर एक्सट्रीम से मीन पर देखेगा तो, समझ आ गई है। सो नाउ यू हैव टू चूज ऑल ऑफ दीज। जिसने ऑल ऑफ दीज लिया है वो ठीक है। देखो ऑप्शन डी है, और बोथ ए एंड बी होता तो भी ठीक होता, लेकिन ऑल ऑफ दीज है तो भी क्या है, तो भी ठीक है। जी जी बोले। देखो जब ऑसिलेशन हो रहा हो ना तो ऑसिलेशन मीन स्टेबिलिटी स्टेट में है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये कह रही है कि सर सिस्टम तो स्टेबिलिटी की तरफ आएगा, बात सही है, लेकिन फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने ये पढ़ा है कि कयामत तक वो नहीं रुकेगा। अगर इधर हम इधर देखें, अगर ये पेंडुलम लटका दूं, प्लीज मेरा साथ दें, अगर पेंडुलम इधर लगा दूं और एयर निकाल दूं इस हॉल से, और मैं पेंडुलम को खींच कर रिलीज करूं, अगर आप कहते हो कि सर ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल चीज हमेशा स्टेबल पे आके रुक जाती है, लेकिन ये पेंडुलम कयामत तक नहीं रुकेगा। इट मीन्स कि इसमें कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है। मेरी बात समझ गए हो ना। We cannot discuss oscillation on the basis of stability and instability। बहुत सिंपल कॉमन सी बात है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में आप क्या कहते हो ऑसिलेशन में, तो आप कहते हो कि सर अगर पूरा मोशन कंसिडर करोगे तो ये तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पर बदलता है, तो कांस्टेंट तो ले ही नहीं सकते। पूरे मोशन की बात करो, पूरे मोशन में मीन से एक्सट्रीम पे ये इंक्रीज होता है, एक्सट्रीम से मीन पर ये डिक्रीज होता है, तो हमारा आंसर होगा बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज। लेकिन वो नहीं है ऑप्शन में, तो हम और ओपन बात करेंगे कि अगर ऑब्जर्वर एक पॉइंट पर देखेगा तो फिर कांस्टेंट है, अगर मीन से एक्सट्रीम पर देखेगा तो इंक्रीजिंग है, और अगर एक्सट्रीम से मीन पर देखेगा तो फिर डिक्रीजिंग। कुछ समझ आ गई है। सो एट अ पार्टिकुलर पॉइंट रिस्टोरिंग फोर्स इज कांस्टेंट, यानी मैं गोल्डन वर्ड्स कह सकता हूं कि दुनिया में जितने भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं और वो मीन पोजीशन पर आते हैं तो सबका रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाता है। सो एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इट इज कांस्टेंट 0, वेल डिफाइंड। लेकिन अगर हम मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन कंसिडर करें तो इंक्रीजिंग भी है और डिपेंड पर सके खाना पर ऑप्शन कई का ऑप्शन की बोथ ए एंड बी वे, फिर वो बेस्ट ऑप्शन था। और अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है तो अब ये बेस्ट ऑप्शन है। कुछ समझ आ गई है। नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज और ऑप्शन डी ठीक है। तब खबर आपको इसमें ओके। लेट मी एक्सप्लेन 124। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है?
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ SHO व्हेन इट इज एट x0/√3? अगर डिस्प्लेसमेंट x0/√3 है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी जी? योमेंट हाँ, x0/3 ले लेते हैं। वेलोसिटी आप जानते हैं कि इट इज ओमेगा, जानते हो ना, और √x0² माइनस x²। तो माय डियर स्टूडेंट ओमेगा ऑप्शंस में मौजूद है, फिर ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा, अंडर रूट की जगह √x0² माइनस x0² डिवाइड बाय 9 बनेगा ना, क्योंकि जब आप 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। इसको ऑपरेट करें डियर स्टूडेंट, तो ओमेगा अंडर रूट ये 9 आएगा और इट इज 8x0 आएगा, 8x0² आएगा ना, 8x0²। सो व्हाट विल बी द आंसर? ऐसा लिख सकता हूं, देखो 8 अंडर रूट ऐसा लिख सकता हूं, डिवाइड बाय 9 अंडर रूट लिख सकता हूं, और x0² अंडर रूट और ओमेगा लिख सकता हूं ना। मैंने रूट स्प्लिट कर दिया ऑप्शन के मुताबिक। अब आप सब जानते हो कि 8 अंडर रूट इज 2 अंडर रूट 2 और 9 अंडर रूट इज 3। x0² से x0 और ओमेगा की जगह ओमेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज 2 अंडर रूट 2/3 x0 ओमेगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही और सलामत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 125। लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 125। ये क्या कहता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम एट एक्सट्रीम मीन एंड एट नेगेटिव एक्सट्रीम। स्टेटमेंट लिखा है भाई पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पॉजिटिव एक्सट्रीम और मीन और नेगेटिव एक्सट्रीम पर आपकी क्या राय है? तो आप कहेंगे कि सर कोई भी एक्सट्रीम हो पोटेंशियल एनर्जी इज, कोई भी मीन हो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, नेगेटिव एक्सट्रीम पर वंस अगेन इट इज। तो द करेक्ट ऑप्शन इज मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। ऑप्शन है मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट 126। अच्छा भाई अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जनरल क्वेश्चन। वो कौन सी दो क्वांटिटीज है, वो कौन सी दो क्वांटिटीज है जो हमेशा एक ही जगह पे मिनिमम और मैक्सिमम होती हैं? लेट मी एक्सप्लेन। मैं ऑप्शन देता हूं, आप सेलेक्ट करें। वो कौन से दो क्वांटिटीज हैं ऑसिलेटर के लिए जो हमेशा एक ही लोकेशन पर मिनिमम और एक ही पर मैक्सिमम होते हैं? ऑप्शन ए टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है या गलत? वली गलत है, रीजन बवाई रात बवाई कि सर टोटल एनर्जी हर जगह कांस्टेंट है, उसमें मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल गलत है, गलत है, क्योंकि जहां पर काइनेटिक मैक्सिमम हो जाए वहां पोटेंशियल मिनिमम हो जाती है। ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी एंड वेलोसिटी गलत है, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल का अपोजिट है, तो पोटेंशियल और वेलोसिटी का भी अपोजिट है। पोटेंशियल मीन पर मिनिमम और वेलोसिटी मीन पर मैक्सिमम। और आपसे पूछा है कि वो क्वांटिटीज बताओ जो सेम पॉइंट पर मैक्सिमम और सेम पॉइंट पर मिनिमम हो जाए। आखिरी ऑप्शन सुने, आखिरी ऑप्शन सर का वह और कन्हे हुआ है, खुदा को बेटी को आएगा ना। तो आखिरी ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड रिस्टोरिंग फोर्स। ये ठीक है, तो यही बताना था, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स मीन पर 0, पोटेंशियल भी मीन पर 0 मिनिमम, और पोटेंशियल एक्सट्रीम पर मैक्सिमम एंड रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम। तो ये दो क्वांटिटीज हैं जो हर पॉइंट पर सेम जगह पर मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं। दीज आर द टू क्वांटिटीज। 126 प्लीज। 126 है कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x0²। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फॉर्म ऑफ टोटल एनर्जी, सही है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम पोटेंशियल। तो सबसे बड़ा क्लू ये है कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है तो ये टोटल एनर्जी के बराबर हो जाती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए तो ये भी टोटल तक पहुंच जाती है। इसीलिए जो फार्मूला टोटल का है वही इन दोनों के मैक्सिमम का भी है। सो ये फार्मूला कैन बी यूज्ड फॉर टोटल एनर्जी, इट कैन बी यूज्ड फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल। वजह से रसवेले शिराता तसवाई काइनेटिक इज टोटल इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। असल में माय डियर स्टूडेंट्स जब काइनेटिक मैक्सिमम बन जाती है तो पोटेंशियल मिनिमम मतलब क्या हो जाती है?
लिहाजा ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, और जो फार्मूला इसका है फिर वो इसका भी हो जाता है। लेकिन जब पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए तो ये जीरो हो जाती है और ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो जो टोटल का फार्मूला वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, ये काइनेटिक मैक्सिमम को भी रिप्रेजेंट करता है और पोटेंशियल मैक्सिमम को भी रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नाउ लेट मी टर्न टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 127। हम 127 पे बात करने वाले हैं। When an oscillator performs 10 vibrations in 2 seconds, its angular frequency is, angular frequency mean क्या चाहते हो? ओमेगा चाहते हो, और आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मिले हैं 10 और टाइम लिया है कितना? 2 सेकेंड। अच्छा, ओमेगा का फार्मूला जानते हो? ओमेगा का बेसिक फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला बताएं। दैट इज इक्वल टू 2 पाई n by t. It is 2 pi n by t. It is the general mathematical form of angular frequency and it is 2 pi n over t. बस वैल्यूज पुट करें, 2 pi की जगह 2 pi, n की जगह 10 और इसकी जगह 2, 2 और 2 कैंसल। द आंसर इज 10 pi रेडियन पर सेकेंड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सही है। 128 प्लीज। व्हाट इज, जी जी बोलें, कोई ना शमखाना। तो 127 याद है? हाँ दी, किससे दी? 10 पाई हर्ट्ज है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में होती है। अच्छा है आपने पूछ लिया भाई, 10 पाई वैल्यू तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी क्यों गलत है? वो हर्ट्ज में है और ओमेगा का यूनिट हर्ट्ज नहीं है, समझ गए हो? नेक्स्ट है 128 प्लीज। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ऑसिलेटर ऑसिलेटिंग विद 10 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड इज 1 मीटर? तो भाई आप जानते हैं कि मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, ओमेगा एक्स नॉट। अब मैक्सिमम स्पीड मालूम करें तो ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो 2 पाई एफ और एक्स नॉट, जानते हो ना? ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ के। अब जो वैल्यू दी है तो पुट करें, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई। फ्रीक्वेंसी कितनी मिली है? 10 और एम्पलीट्यूड 1, सो द आंसर इज 20 पाई मीटर पर। अगर पाई की वैल्यू ऑप्शन में नहीं है तो मजबूरन आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और इधर मौजूद है तो ऑप्शन डी सही है। 129 ऑन द बोर्ड। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर ऑसिलेटिंग एट दिस इक्वेशन? एक ऑसिलेटर है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ, साइन काज है कोई, इससे फर्क नहीं पड़ता। काज और साइन क्या डिसाइड करता है? अच्छा, इससे भी बेहतर क्वेश्चन माइंड में आया, मैं आपसे पूछ लेता हूं, सुनिएगा प्लीज, सुने प्लीज। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट which factor does not affect the amplitude? Which factor does not affect the amplitude? Sine, cos, both of these, none of these, both of these. Sine और cos से amplitude पे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखें। अगर मैं कहूं x is equal to 25 cos of theta और मैं कहूं x is equal to 25 sin of theta, तो दोनों में एम्पलीट्यूड क्या हो गया? एम्पलीट्यूड सेम हो गया, और वो क्या है? 25। ये कॉस और साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? इससे भी अच्छा क्वेश्चन ये होगा कि कॉस एंड साइन रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए। द ऑप्शन ए वाह खाना, इन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के डिस्प्लेसमेंट के मैथमेटिकल फॉर्म में कॉस एंड साइन रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी टाइम पीरियड, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड और ऑप्शन डी स्टार्टिंग पॉइंट। इट रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। समझ आ गई है? ये सिर्फ हमें ये बताता है कि ऑसिलेटर ने स्टार्ट कहां से लिया, बिकॉज कॉस हमें बताता है कि उसने स्टार्ट कहां से लिया और साइन हमें बताता है कि कहां से स्टार्ट लिया। बाकी याद रखे, साइन और कॉस का फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड से कोई ताल्लुक। समझ आ गई है? नुज़का कदल तमा कॉस लिख लियो का साइन भी लिख ली, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होगा? 25, बिकॉज आपने इसको कंपेयर करना होगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ थीटा से, तो एम्पलीट्यूड की जगह क्या आया है? 25। उम्मीद है आप समझ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 130। 130 क्या कहता है? द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी
and potential energy for an oscillator at extreme. इंटरेस्टिंग है, आप कहें सर टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो हमसे मुगलवा रहे हो, लेकिन आपने हमें पॉइंट दिया है एक्सट्रीम, और हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पर पोटेंशियल क्या बन जाती है, और थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी जब एक्सट्रीम पर हो, मैक्सिमम हो, तो वो टोटल के बराबर हो जाती है। जब ये टोटल के बराबर हो जाएगी तो द रेशो विल बी 1:1 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 130 में करेक्ट ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट ए, 131 ऑन द मार्क। जी जी, फिर पुट करोगे ना, वैल्यूज पुट करोगे, फिर आप इसकी जगह पुट करोगे हाफ के एक्स स्क्वायर एक्स नॉट करो, इसकी जगह पुट करोगे हाफ के एक्स नॉट बाई 2 होल स्क्वायर, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये ऊपर लेके जाओगे तो 4:1 आएगा, आंसर 4:1 आएगा। ठीक है, फिर तो अलग तरीका है ना, वैल्यूज पुट करोगे। गुड, आप समझ गए हो जो मैंने कहा। 131 पे बात करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज 0.5 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट 0.5 न्यूटन पर मीटर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.5 न्यूटन पर व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ऑसिलेटर इज क्रॉसिंग x इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर x 100 सेंटीमीटर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, जानते हो ना, तो आसान है, हाफ की जगह हाफ, 0.5 की जगह 0.5, x की जगह क्या पुट करोगे? 100 पुट करोगे? नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो 100 सेंटीमीटर विल बी 1 मीटर, 1 स्क्वायर, इट मीन 0.5 डिवाइड बाय 2 इज 0.25 जूल। समझ गए हो? एंड द करेक्ट आंसर इज 0.25 जूल्स, इट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। 132 says एक ऑसिलेटर है, बॉब ऑफ पेंडुलम विल बी स्लोवेस्ट एट। स्लोवेस्ट का मतलब क्या है? बस यो खबर आता हूं कि व्हाट मीन बाय स्लोवेस्ट। स्लोवेस्ट मीन के स्पीड क्या है, और मिनिमम स्पीड कहाँ होता है? एक्सट्रीम पर होता है। तो स्लोवेस्ट मीन के वेलोसिटी मिनिमम है, और मिनिमम वेलोसिटी हमें कहाँ मिलती है? एक्सट्रीम पर मिलती है। तो ऑप्शन देख लेता हूं मुझे, प्लस एक्सट्रीम, हाँ समझ गए हो ना, देखो प्लस हो या माइनस हो वेलोसिटी तो एक्सट्रीम पे 0 होगी। सो देयरफॉर बोथ बी एंड सी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 133 प्लीज। व्हेन लेंथ ऑफ पेंडुलम बिकम डबल, तो इससे क्या पॉसिबिलिटी है? आसान खबर है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर, और फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई अंडर द रूट जी बाय एल। अब देखें, पहले अपने लिए कैलकुलेट करें, अगर लेंथ यहां डबल कर दोगे तो टाइम पीरियड के साथ 2 का रूट आएगा या नहीं? तो इट मीन के टाइम पीरियड विल इंक्रीज बाय अंडर रूट 2, और अगर इधर इसको डबल करोगे तो इसके साथ 1/√2 आएगा, यानी फ्रीक्वेंसी √2 टाइम डिक्रीज होगी और टाइम पीरियड √2 टाइम्स। अब जो भी ऑप्शन में होगा वो ठीक है, हम एक एक पढ़ेंगे। पहला है फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, आगे पढ़ना चाहिए, नहीं आपने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं बल्कि, तो फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज लग गया, गलत है। टाइम पीरियड डिक्रीजेस फिर गलत है, क्योंकि टाइम पीरियड में इंक्रीज है और फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज, दादवाड़ा गलत शो। फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस बाय √2, ये बिल्कुल सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वेरी गुड। नेक्स्ट है 134 प्लीज। 134, 2 पेंडुलम्स, एक का लेंथ दूसरे के 4 टाइम है और एक का मास दूसरे के 4 टाइम है, देन टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होगा? तो बहुत सिंपल सीधा सा आंसर है कि पेंडुलम नंबर 1 है और पेंडुलम नंबर 2 है। अगर इसका, सुने प्लीज, अगर पेंडुलम 2 का लेंथ L है तो इसका लेंथ 4L है, यानी L1 L2 के 4 गुना है। L1 L2 के, L1 इज 4 टाइम्स ऑफ L2, तो पेंडुलम 1 का लेंथ 4L होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि L1 इज 4 टाइम्स ऑफ L2, तो जब ये L है तो ये 4L बन जाएगा। फर्दर मोर, अगर इसका मास M है तो इसका मास क्या है? 4M, तो इसका टाइम पीरियड T1 और इसके टाइम पीरियड T2 में क्या रिलेशन होगा? तो ना आसान खबर दादा तस्बोई सर पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड, तो इसको तो आराम से साइड पे करो, इसको तो आराम से साइड पे करो। एक और इंटरेस्टिंग बात कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू अंडर रूट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट। पदे खबर पोए गई। अब सोल्यूशन देखो, 1 मिनट से कम टाइम लगेगा, लेकिन ये आसान है, आप दो का नहीं कहोगे। आप कहें सर डायरेक्ट रिलेशन में रेशो बराबर होते हैं, ठीक दादा, सही रखना। डायरेक्ट रिलेशन में रेशो, तो मुझसे कहें सर दोनों पेंडुलम के टाइम पीरियड का रेशो लेंगे। अगर दोनों के टाइम पीरियड का रेशो लेंगे तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि इधर L1 होना चाहिए और इधर L, क्योंकि डायरेक्ट, लेकिन रूट तो होगा, रिलेशन में रूट शामिल है। सो देयरफॉर T1 by T2 इज इक्वल टू अंडर द रूट L1 डिवाइड बाय अंडर द रूट L, क्योंकि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली टू द रूट ऑफ लेंथ। अब वैल्यूज पुट करो, हर जी क्या है, तो T1 ओवर T2 इज इक्वल टू एक रूट दे देना, और L1 4L है और ये L है, तो 4/1 हुआ या नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, T1 ओवर T2 इज इक्वल टू 4/1 अंडर दी, तो T1 by T2 इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो T1 इज इक्वल टू डबल ऑफ T2, T1 इज इक्वल टू डबल ऑफ T2, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, कम ऑप्शन ठीक दिखाना दादे, 134, और करेक्ट ऑप्शन है ए 135। बोले शाबाश। वो स्प्रिंग कांस्टेंट्स में होते हैं, केसेस हैं, काफी हैं। आउट ऑफ द डोर पूछ लो, बता दूंगा कुछ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 135। 130, जी बोलें। स्प्रिंग के साथ है जनाब, पेंडुलम के साथ नहीं है, और स्टेटमेंट में पेंडुलम लिखा है। स्टेटमेंट लिखो क्या है जी, न पोएशम तो तेज हुआ ऐसा कंफ्यूजन दे दे। क्या जुदा जुदा लिखा है, तो मास पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन का ताल्लुक पेंडुलम से, और पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। तो आप स्टेटमेंट तो रीड करो, 2 पेंडुलम्स, द क्वेश्चन इज अबाउट 2 पेंडुलम्स। अगर M1 इज 1000 टाइम ऑफ M2 भी कर दूं, अगर मैं कहूं 2 ऑसिलेटर्स, तो फिर मैं मास को भी शामिल कर लेता हूं और उसको भी शामिल, लेकिन जब मैंने कहा 2 पेंडुलम्स, तो M1 100 टाइम्स ऑफ M2, इट इज मीनिंगलेस, फॉर टाइम पीरियड इट इज मीनिंग। समझ आ गई है। स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है, 2 पेंडुलम्स, तब खबर है क्वेश्चन का ताल्लुक किससे है, और पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करा, तो मैं क्यों यूज करूं टाइम पीरियड, इसीलिए तो दिया है। 135 पे आ जाते हैं, प्लीज फोकस ऑन 135। एन ऑसिलेटर स्टार्ट फ्रॉम मीन, सही है, आफ्टर 7.5 ऑसिलेशन इट विल बी 8। सबसे अच्छी बात यह है, इधर देखिए, तस्वेली रिच 1 वाइब्रेशन इज 1 साइकिल, एक गोल चक्कर को 1 वाइब्रेशन बोलते हैं। अब इसे सॉल्व करें, ये सबसे बेहतर होगा। इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम कहें, इसको मीन कह दें, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही आसान तरीका है, आप दो का नहीं कहोगे। अब जहां से इन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करें और एक गोल चक्कर को 1 ऑसिलेशन काउंट करें। इन्होंने कहा कि इस मोहतरम ऑसिलेटर ने कहां से स्टार्ट किया है, मीन से। लेट मी स्टार्ट इट। तो आप कहें सर कितने वाइब्रेशन देने हैं, 7.5 से मतलब वनीम, ठीक रखना, वो पूरा और यो नीम अमदा से रखना। हाँ तो करें, शाबाश, मेरे साथ काउंट करें 1 मिनट। एक चक्कर 1 वाइब्रेशन, इधर जाएगा, ऐसे आएगा, फिर इधर आएगा, 1 2, ये 3, it is 4, it will be 5, it is 6, it is 7। अब आधा वाइब्रेशन, और आधा वाइब्रेशन मीन के यहां से यहां तक, बट अगेन इट विल बी 8। समझ आ गई है। इट मीन के अगर मीन से स्टार्ट करेगा तो आफ्टर 7.5 वाइब्रेशन ये अब भी मीन पर होगा। समझ सकता? हाँ हमारे समाता प्रीत है जो
धनराज दाओ ठीक दाओ हमें उसको मीन दे कर दाओ को रहना माओ को मीन दे मीन पोजीशन आई एम ट्राइंग तसुपोश में खाना ये है जनाब 135 में कौन सा आंसर है इट इज एट मीन पोजीशन समझ आ गई है ये वो अलग अलग क्वेश्चन होंगे इससे तो इतने सारे क्वेश्चन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट 0 आफ्टर 7.5 ऑसिलेशन डिस्प्लेसमेंट भी 0 बिकॉज मीन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 अगर ये एक्सट्रीम से स्टार्ट करें आफ्टर 7.5 ऑसिलेशन कहां पर होगा ये एक्सट्रीम पर होगा देखो यहां से नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करें तो फिर कहां होगा आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 और हाफ तो नेगेटिव से स्टार्ट करेगा तो कहां पर होगा पॉजिटिव पर और पॉजिटिव से स्टार्ट करेगा तो नेगेटिव मेथड वही है डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगा एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट विल बी क्योंकि एक्सट्रीम का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक्स नॉट क्वेश्चन तो हजारों बनते हैं हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास है 135 आप समझ गए हो इसमें करेक्ट ऑप्शन है मीन और 136 में क्या है यो मिनट में गुरु 136 क्या कह रहा है देयर आर 5 वेव्स इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 मीटर व्हाट इज द वेवलेंथ क्या होगा तो सीधी सी बात है ये रस्सी है और इसका लेंथ कितना गिवन है 20 मीटर गिवन है और इसमें कितने वेव्स हैं 1 2 3 4 5 इसमें 5 वेव्स हैं आपसे वेवलेंथ मांगा गया है तो वेवलेंथ आसान तरीका है कि टोटल लेंथ बाय नंबर ऑफ वेव्स टोटल लेंथ बाय नंबर ऑफ तो टोटल लेंथ हमारे पास है 20 और नंबर ऑफ वेव्स सो इट मीन द वेवलेंथ इज 4 मीटर 137 प्लीज 137 क्या है व्हाट इज द वेव स्पीड व्हेन 40 वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 4 सेकेंड भाई वेव स्पीड क्या होगा अगर नंबर ऑफ वेव्स 40 हो और टाइम ऑफ फ्लो जो है वो 4 सेकेंड्स हो और आपसे कह रहे हैं विद वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर अगर वेवलेंथ 0.5 मीटर है कैसे सॉल्व करोगे आप कहोगे सर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिख सकते हो ना लेकिन फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम और लैम्डा की जगह लैम्डा नंबर ऑफ वेव्स है 40 टाइम है 4 और वेवलेंथ इज 0.5 तो इट विल बी 10 × 5 मीटर द आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन इज 5 मीटर पर सेकेंड और इसमें है जनाब ऑप्शन ए 138 हम सॉल्व कर रहे हैं 138 व्हाट इज द गैप बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर दूसरे पेज पर गया है ये है जनाब आपको एक वेव मिला है तो सब वेली हाल के खाना और एक पॉइंट यहां है ए और एक पॉइंट यहां है बी बताओ कि ए और बी के दरमियान ये गैप कितना है देखो ये दा गैप याद खाना तस वाले खबर है का वही तसमा प्रे दिन आसान बस ये गैप कितना होगा ए और बी के दरमियान ये शेडेड गैप क्या होगा तो बहुत आसान है बहुत इजी है आप जानते हो कि 1 क्रस्ट या 1 ट्रफ लैम्डा बाई 2 होता है तो यहां से यहां तक एक ट्रफ है तो ये लैम्डा बाई और इसमें आधा क्रस्ट है तो ये लैम्डा बाई 4 सो द गैप इज इक्वल टू एक इसमें लैम्डा बाई 2 है और एक इसमें लैम्डा बाई 4 है एलसीएम आएगा 4 और ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस लैम्डा द आंसर इज 3 लैम्डा बाई 4 कौन सा ऑप्शन ठीक है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नाउ लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 139 क्या है वो देखते हैं 139 स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली आप जानते हो कि द स्पीड ऑफ साउंड इज अराउंड अबाउट 300 मीटर पर सेकेंड योमेंट क्या ये वैल्यू है ऑप्शंस में ये वैल्यू नहीं है मीटर पर सेकेंड में देखें डकम क्वेश्चन है 139 तसुगोरी माता 3000 मीटर पर सेकेंड लिखा है ऑप्शन ए गलत है ए क्या हो गया गलत क्योंकि मीटर पर सेकेंड लिखना हो तो आंसर 330 के आसपास होना चाहिए लेकिन इन्होंने क्या लिखा है 3000 भाई मीटर पर सेकेंड में 3000 गलत है मीटर पर सेकेंड में 300 से लेकर 340 के दरमियान आंसर ठीक है 300 310 320 330 340 ठीक है लेकिन 3000 कहां ठीक है गलत है ऑप्शन बी अब ऑप्शन बी के गलत या ठीक होने का रीजन सुने
33,000 मीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत नारवा है जनाब, 33,000 मीटर पर सेकेंड। इसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे कोई नवाज शरीफ को हटाकर शहबाज शरीफ को बिठा दे। तो 33,000 मीटर पर सेकेंड। तो जनाब मीटर पर सेकेंड में 330 होना चाहिए, यहाँ 330 से 32,700 ज्यादा है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन सी है 33,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब इसको ट्राई करेंगे जनाब, 33,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेट मी सॉल्व इट। देखो ये 330 है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जब ये बन जाए 330, मीटर की जगह 100 लिखो और सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये क्या बन जाता है, 33,000 बन जाता है या नहीं। इट मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ठीक है। 140 हम डिस्कस कर रहे हैं, और 140 क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है। तो बहुत आसान है, बहुत इजी बात करूंगा। आप जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का स्पीड होता है इलास्टिक मॉडुलस बाय रेडियस बाय डेंसिटी, जानते हो ना। तो ये फार्मूला कहता है कि भाई इलास्टिक मॉडुलस ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस ठीक है, एक शर्त। और दूसरी शर्त देखें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन से वेव्स होते हैं, और आपने पढ़ा है कि साउंड वेव्स का स्पीड किस पर डिपेंड करता है। तो इट मीन के दो रेफरेंसेस से हमने सीखा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का स्पीड इलास्टिक मॉडुलस पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर एंड इलास्टिक मॉडुलस। कौन सा ऑप्शन ठीक है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट्स 141 क्या है, 141 है कि TL/m फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा है, सॉल्व करें, शाबाश। TL/m क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर ऑफ V, स्क्वायर ऑफ V। कैसे, जी सर V का फार्मूला है T बाय मास पर यूनिट लेंथ अंडर रूट, याद है ना। अब जरा दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, तो V स्क्वायर और इसका स्क्वायर लोगे तो रूट और स्क्वायर कैंसल, तो स्क्वायर ऑफ V विल बी इक्वल टू T। ये L इधर डिवाइड है, जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय m, तो TL/m इज द स्क्वायर ऑफ स्पीड। द करेक्ट ऑप्शन इज स्क्वायर ऑफ स्पीड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। आई एम सॉल्विंग 142 ऑन द बोर्ड। इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, कौन सी क्वांटिटी अनचेंज होगी। याद रखिए, रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज हो जाता है और वेवलेंथ के साथ स्पीड चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स, बिकॉज फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेव्स, और नंबर ऑफ वेव्स मीडियम बदलने से नहीं बदलते। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, यहाँ आधे हॉल में ऑक्सीजन है और आधे हॉल के बाद हाइड्रोजन शुरू हुआ, तो ऑक्सीजन में मेरी आवाज के वेव्स का स्पीड अलग, वेवलेंथ अलग। लेकिन अगर एक सेकंड में 10 वेव्स हैं तो हाइड्रोजन में भी वेव्स वही होंगे, तादाद में फर्क नहीं आएगा, लेकिन वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाएंगे। सो इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, 142 में करेक्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज्ड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। 143 क्या कहता है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये किसने कहा था, ये मोहतरम न्यूटन ने कहा था, और न्यूटन ने कहा था कि भाई द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज आइसोथर्मल। क्या ये ठीक था या गलत था, गलत था। करेक्ट क्या था, एडियाबैटिक, शाबाश। 144, अगर मैं कहूं कि द एरर इम्पोर्टेड इन स्पीड ऑफ साउंड बाय आइसोथर्मल कंसिडरेशन 16% and the error corresponds to Laplace consideration 0.1%। समझ गए हो। 144 प्लीज, what is the wavelength of sound waves of 100 Hz frequency if V is 300। तो भाई वेवलेंथ होता है V by F, if it is velocity कितनी है 300 and frequency, so it is 3 meter। the correct answer is 3 meter। यौमन खादा यूनिट भी गलत लिख रही है, क्या कह। अब अगर नॉन होता बेस्ट ऑप्शन लेंगे, अगर नॉन होता तो हम नॉन ले लेते हैं, लेकिन नॉन नहीं है तो हम बेस्ट लेंगे, जिसकी वैल्यू सही है वो ठीक है।
यूनिट मिस प्रिंट है भाई, 3 मीटर है, 3 मीटर पर सेकेंड नहीं है। आप यूनिट ठीक कर दें और कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें, ऑप्शन बी ठीक करें। 145, नेक्स्ट क्वेश्चन 145, विच क्वांटिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी का याद रखिए, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो इंटेंसिटी का स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और ये ऑप्शन है जनाब ऑप्शन सी 146। 146 में क्या है, द डायमेंशन ऑफ एफ बाई वी। शाबाश, एफ बाई वी का डायमेंशन किससे मैच करता है? अच्छा, वी बाय एफ क्या है? सुमरा आसान दे, वी बाय एफ लेमडा, लेमडा मीन एल, तो उसका उल्टा मीन एल माइनस 1, इसका उल्टा मीन एल माइनस 1 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तासुंदा खान अदल तलीकलेशी, देखो लेमडा क्या है, वी बाय एफ है ना, तो वी बाय एफ लेमडा, लेमडा मीटर और मीटर एल, तो अगर ये आपको वी बाय एफ के बजाय एफ बाय वी दे दे तो ये एल माइनस 1 बन जाएगा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फॉर मैकेनिकल वेव्स देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अलग पैरामीटर है और इंटेंसिटी अलग पैरामीटर है। फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ वेव्स और इंटेंसिटी मीन द एनर्जी इन वन वेव। द एनर्जी इन वन वेव रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी। अब एक वेव बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर एक ही सेकेंड में 3 वेव्स पास हो रहे हो, इधर देखो, इधर देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन फौरन जल्दी में कर रहे हो, तो मुझे लगा आपको आंसर मालूम है। ये 1 सेकेंड का इंटरवल है, क्या है ये? क्वेश्चन आपका है, हाँ, तो मुझे लगा आपको मालूम है, लेकिन खैर 1 सेकेंड का इंटरवल है और ये फिर 1 सेकेंड का इंटरवल है। 1 सेकेंड के इंटरवल में छोटे छोटे वेव्स है 1 2 3 और बड़े बड़े वेव्स है 1 2 और 3। अब फ्रीक्वेंसी दोनों जगहों पे 3 हर्ट्ज है, क्योंकि यहां भी 1 सेकेंड में 3 वेव्स तो 3 हर्ट्ज और इधर भी 3 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में 3 वेव्स तो 3 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इंटेंसिटी, और यहाँ इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन होता तो जहां फ्रीक्वेंसी सेम होती वहां इंटेंसिटी भी सेम होती। जहां फ्रीक्वेंसी चेंज होता इंटेंसिटी भी चेंज होता। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इधर 1 सेकेंड में 10 वेव्स ले लें, लेकिन इनका एम्पलीट्यूड और इनका एम्पलीट्यूड बराबर रखें, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी लेकिन इंटेंसिटी सेम होगी। इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आर नॉट रिलेटेड, इनका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। 146 क्या है? हो गया जनाब, द रेशियो ऑफ न्यूटन एंड लेप्लास इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड। 147, तो भाई न्यूटन एंड लेप्लास का रेशियो क्या है? एक है जनाब पी बाय रो, जानते हो ना, और एक गेमा पी बाय रो है। तो पी बाय रो कैंसिल, 1 ओवर गेमा रूट, 1 ओवर गेमा रूट। द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन सही है। 148 पे बात करते हैं। What is the wave speed if its wavelength is 20 सेंटीमीटर and time period is 0.5 सेकेंड? आपको मिला है, एक मिनट, टाइम पीरियड 0.5 है और नेक्स्ट हमें मिला है 148 में डेटा लेमडा 20 सेंटीमीटर है। तो लेमडा 20 सेंटीमीटर का मतलब है 0.2 मीटर। आपसे क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द वेव स्पीड? तो जानते हो v इज इक्वल टू एफ लेमडा को, तो आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 1 ओवर टाइम पीरियड। तो जनाब वेवलेंथ है 0.2 और टाइम पीरियड है 0.5, पॉइंट विल बी कैंसल्ड विद पॉइंट एंड 2/5 से क्या आता है? 2/5, इसके साथ 0 तो पॉइंट और 0.4 आएगा या नहीं? इट मीन 0.4 मीटर पर सेकेंड। 0.4 मीटर पर सेकेंड कैस में है? योमिट वेग हो रहा 149 हो चुका, 148 है, सॉरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये इसका सोल्यूशन है। 149 पे बात करेंगे। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 320, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी इफ इट्स लेमडा इज 100 सेंटीमीटर? बताएं शाबाश। कहते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस वन। स्पीड हमें मिला है 320, बात खत्म। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? क्या होगी फ्रीक्वेंसी? अगर वेवलेंथ हमें मिला है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर,
तो जब वेवलेंथ 1 हो गया तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज 320, लेकिन ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ऑप्शन है वो गोरम देश में थोड़ा सा चेंज किया था मैंने। रकम क्वेश्चन दे 149। ओके ठीक है, इधर देखो ये 320 है। आप प्लीज सुने, अगर मैं इस पॉइंट को इधर और इधर और इधर शिफ्ट करूं तो ये बन जाएगा 0.32 इंटू 10⁻³ ऐसा होगा ना। और मैं स्पीड की बात कर रहा हूं ना, तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा ना। अब 0.3 की जगह 0.3 लिख सकता हूं। अगर ये इग्नोर भी करूं तो लेस देन 5 है तो कोई फर्क, और 10 के पावर की जगह किलोमीटर पर सेकंड। तो यो में जैसा बरू कमा हमसे फ्रीक्वेंसी मांगी है, एक ही बात है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी के मीटर पर सेकंड की जगह क्या कर दो हर्ट्ज, तो ये बन जाएगा किलो हर्ट्ज। आप समझ गए हो संगा गोरा जदर तस्वेल वाला में तासु का फ्रीक्वेंसी वाले कार वाली कैलकुलेशन तो एक ही है ना। क्या हो गया है आपको भाई, तक गए हो, क्या मसला है। क्वेश्चन नंबर 149, सीधी सी बात है कि साउंड के वेव्स है। डोंट टॉक प्लीज, डोंट टॉक प्लीज। इधर देखें, साउंड की फ्रीक्वेंसी है 320। मजे की बात है कि वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर यानी 1 है। मैंने कहा जब वेवलेंथ 1 हो गया तो खेल खत्म, जो वैल्यू स्पीड की होगी वही फ्रीक्वेंसी की होगी। अब इन्होंने फ्रीक्वेंसी मांगी है तो हर्ट्ज में ले लो, अगर स्पीड मांगा है तो मीटर पर सेकंड में ले लो। मैं कहूंगा v = f लैम्डा, ये 1 हो गया तो दिस इंप्लाइज के f = तो f = 320, लेकिन आंसर में के साथ क्या लिखोगे, लेकिन 320 कैन बी रिटन एज 0.32 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं ना। तो ये बन जाएगा 0.3 किलो हर्ट्ज। इसमें क्या है भाई, इस पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। 0.3 किलो हर्ट्ज ये असल वो गोरम ऑप्शन है तब आया तो हो ना। हमें क्या बात करते हो, क्या बात करते हो शाबाश। 149 नहीं, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। आई एम रियली शॉक्ड एनी हाउ। यो मिनट खादा 149 से योजल रीड कोमा मखा पकेगा सा खबर पूरा कोम खा इनाम दर कोम सब का। द स्पीड ऑफ साउंड इन इज दिस वन। हाँ ठीक है भाई, एग्जैक्ट की बात हम नहीं कर रहे थे माय स्टूडेंट, हम यूनिट की बात कर रहे थे। कजता न फोर्स वो वाड़मा अवगलते कि मैं ऑप्शनों की किलोग्राम लिखली और उसमें नॉन हो तो न्यूटन की जगह किलोग्राम लेना गलत है, तो नॉन को प्रेफर करोगे। मैं कहूंगा एक फोर्स कितना है, वो 100 न्यूटन हो, और मैंने ऑप्शन में 100 किलोग्राम लिखा हो, न्यूटन हो ही नहीं, और नॉन हो तो नॉन लोगे कि भाई 100 किलोग्राम नहीं, न्यूटन है यहाँ नहीं है तो नॉन ले रहा हूं। लेकिन अगर ऑप्शन में नॉन ना हो तो फिर बेस्ट ऑप्शन मीन के वैल्यू के साथ मैच करो और समझ जाओ कि यूनिट गलती से मिसप्रिंट हुआ है, न्यूटन की जगह क्या हुआ किलोग्राम। मैंने एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं की, हम हमेशा राउंड ऑफ फिगर को प्रेफर करते हैं, एग्जैक्ट को प्रेफर नहीं करते। कल कल आंसरों के एग्जैक्ट आंसर राजी 3.1428975 वगैरह वगैरह, तो ये कैसे लिखोगे, हमेशा राउंड ऑफ पे फोकस करते हो ना, बड़े बड़े फिगर्स को हमेशा राउंड ऑफ करते हैं। तो हमने वहां राउंडिंग की बात नहीं की थी, यूनिट की बात की थी। कब ऑप्शनों की यूनिट गलत भी और नॉन वर्सरा मौजूद भी तो नॉन को प्रेफर करो, लेकिन अगर नॉन का नामो निशान ही ना हो तो फिर यूनिट गलत भी हो तो मजबूरन समझ लो कि भाई यूनिट मिसप्रिंट है, तो फिर जिसकी वैल्यू ठीक है वो ऑप्शन सेलेक्ट करो, क्योंकि रूल है कि हर एमसीक्यू में हमेशा बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे, जो सबसे ज्यादा रिलायबल है वो चूज करोगे। तो नॉन ज्यादा बेटर होता है गलत यूनिट से, लेकिन गलत यूनिट हो सारे नॉन ना हो तो फिर गलत यूनिट ऑप्ट करो कि भाई मिसप्रिंट है। समझ गए हो। और दार अजी खान अस्तासो ओरिजिनल ईटा की चरदा से योग टेस्ट में तखाई तासो, एक टेस्ट आज तक ऐसा नहीं हुआ ईटा के प्रोफेशनल टेस्ट जो टेस्ट बाई 15 मेंबर्स बैठकर बनाते हैं और 2 महीने 3 महीने पहले बनाते हैं और फिर दूसरा ग्रुप इसको दोबारा रिवाइज करता है, उसके हर साल उसमें 3-4 एमसीक्यू के की गलत होते हैं, होते या नहीं होते। उसमें अभी पिछला 2022 का टेस्ट था मेरे पास है और मैं अपलोड भी उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह 2-3 दिन में कर रहा हूं चैनल पर, तो आप देख लेना। उसमें 2-3 क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड नेशनल लेवल पे जो टेस्ट है आपका, जो स्टैंडर्ड लेवल का है, जिसको 3 अथॉरिटीज बाकायदा वेरीफाई करते हैं, जिसके लिए सिर्फ पूरा डिपार्टमेंट बना है जिसका नाम ईटा है, कि तुम्हारा और कोई काम ही नहीं सिवाय इस टेस्ट के। और हर साल उस टेस्ट में 2-3 एमसीक्यूज में या की गलत होता है या स्टेटमेंट में कमी बेशी होती है।
सो इट इज रिलायबल। वो तो कहा है जनाब के कुरान के अलावा कोई किताब ऐसा ला सकते हो जिसमें गलती ना हो। कजदी टेस्ट सकेरम और लज़्ज़ल जोड़ कम ब्यावम यो नायो क्वेश्चन ना गलती है। आप अपनी कॉपियां देखें, आप लेक्चर नोट करते हो अपने टीचर से, यकीन करें कि आप अगर हर टॉपिक में देखो तो एक दो पॉइंट्स आपने गलत लिखे होंगे। आप खुद हैरान होंगे कि मैंने ये कैसे लिखा है, लेकिन जुमले में आपने एक दो सेंटेंस या एक दो वर्ड्स छोड़े होंगे, या आपने 43 को 73 लिखा होगा। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता है। लेट मी एक्सप्लेन। 149 हो चुका, मैं 150 पे बात कर रहा हूं और टाइम इज गोइंग ऑन। सासुकम डिस्कशन पाते दें केमिस्ट्री नुदासियों की एनर्जी लगती है, कोई दखपले खबरें में कहोई। केमिस्ट्री के डिस्कशन के बाद वैसे भी इंशाल्लाह आपका हाल देखने लायक होगा, तो ऐसा है ना कि थोड़ा रिलैक्स रहे। 150 पे बात करते हैं। 150 इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग द पॉइंट्स इन फेज आर अपार्ट डैश अपार्ट। भाई जो पॉइंट्स इन फेज होते हैं तो उनमें गैप कितना होना चाहिए? इन फेज बांधे पुए गई अगर वो दो पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी सेम हो, डिस्टेंस भी। ये एक मीन लाइन है और ये वेव है। ये दोनों पॉइंट्स इन फेज है। क्यों इन फेज है? क्योंकि इसका मीन लाइन से डिस्टेंस भी सेम है और अब इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। ये दो पॉइंट्स आपस में इन फेज है क्योंकि इनका डिस्टेंस भी जीरो है दोनों का मीन लाइन से, और इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। लेकिन ये और ये दोनों इन फेज नहीं है। डिस्टेंस तो सेम है लेकिन ये ऊपर जा रहा है और ये तो इन फेज उनको बोलते हैं जिनका मोशन का डायरेक्शन भी सेम हो, डिस्टेंस भी सेम हो। उनके दरमियान कम से कम कितना गैप होगा? नदाउगोरी खाना, इनके दरमियान लैम्डा जितना गैप है। हर दो पॉइंट जो इन फेज है उनके दरमियान गैप कितना होना चाहिए? लैम्डा या मल्टीपल ऑफ लैम्डा। मल्टीपल ऑफ यो लैम्डा भी उम्बम इन फेज भी, 2 लैम्डा भी उम्बम इन फेज भी, 3 लैम्डा ही फिर भी इन फेज होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 150 में? 150 मीन लैम्डा बाय 2, लैम्डा लैम्डा बाय 4 नॉन लैम्डा। द करेक्ट ऑप्शन इज लैम्डा। 151 हमारी डिस्कशन में है। I am solving question number 151. 151 क्या कहता है? दो ट्यूनिंग फोर्स है, फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है और दूसरा F2 है। भाई F1 आपको 512 मिला है, F2 अननोन है। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, इफ नंबर ऑफ बीट्स पर 5 सेकेंड्स आर 20। अगर मैं कहूं कि बीट्स 20 पैदा हो रहे हैं लेकिन कितने टाइम में? 5। तो माय डियर स्टूडेंट, एक सेकेंड में कितने बीट्स हो गए? एक सेकेंड में 4 बीट्स। अब आप ये बताएं कि F2 कितना हो सकता है? नुतासो खासान खबर कवले शे तस्बोवाई सर एक सेकेंड में 4 बीट्स हैं। इसका मतलब है कि F2 F1 से 4 ज्यादा भी हो सकता है और 4 कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। तो आप कहें सर अगर एक सेकेंड में 4 बीट्स पैदा हो रहे हैं तो इट मीन के इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा? और डिफरेंस 4 मीन के F2 512 से 4 ज्यादा भी हो सकता है और लिहाजा इसके एक्सपेक्टेड आंसर 58 भी है और 516 भी है। अगर दोनों ऑप्शन है तो बोथ ए बी या बोथ बी सी वगैरह, और अगर एक है तो वही ठीक है। सो लेट मी ऑब्जर्व द रीडिंग्स। वो क्या है? 151, 508 ठीक है, 516 भी ठीक है, बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दोनों सही है। 152 हमारे पास है। बीट्स फ्रीक्वेंसी फॉर 2 फोर्स इज 10 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द बीट्स टाइम पीरियड? टाइम पीरियड ऑफ बीट इज 1 ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। आसान है कहना, दोनों रिसिप्रोकल हैं, जैसा टाइम पीरियड वैसी फ्रीक्वेंसी। पेंडुलम का टाइम पीरियड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी, स्प्रिंग मास का टाइम पीरियड स्प्रिंग मास की फ्रीक्वेंसी, बीट्स का टाइम पीरियड तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी, एंड बीट्स फ्रीक्वेंसी इज 10 सो इट इज 0.1 सेकेंड। एंड द करेक्ट ऑप्शन जो भी है आप ले सकते हैं बी। 153 हम डिस्कस कर रहे हैं और 153 है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 5। आप कहें कि सर स्पीड और प्रेशर के दरमियान कोई रिलेशन? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड। सो देयरफॉर ये 1 एटमॉस्फेयर हो या 5 एटमॉस्फेयर हो इससे फर्क नहीं पड़ता, और V1 ओवर V2 हमेशा 1:1 रहेगा। 154 प्लीज। In simple harmonic motion, velocity and potential energy of oscillator are maximum 8. Velocity is maximum 8 mean and potential energy is maximum 8 extreme. तो भाई 154 में वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे?
दा कम क्वेश्चन दे दा 155 दे तासुन दायो प्रे दे अवल बदाऊ को ब्या बगाऊ को खा 155 को देखें। इसमें कहा कि वेलोसिटी और पोटेंशियल एनर्जी कहां कहां मैक्सिमम होते हैं, तो वेलोसिटी के लिए मीन और पोटेंशियल के लिए एक्सट्रीम, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें पहला मीन हो और दूसरा एक्सट्रीम हो, ऑप्शन बी सही है। 154 वी आर डिस्कसिंग 154 और 154 है SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, जानते हो ना 154 एलेगा दाम राबांदी रिपीट को क्या बात है। हाँ तो जनाब SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 156 को देखे प्लीज। एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इट इज शाबा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पर एनर्जी डिपेंड वजह सरा देखो गोरी, देखो योमेंट वर्ता गोरी खा, ये हमारे पास रिलेशन ही नहीं है भाई। मैंने एक पेंडुलम बनाया, क्या अभी ये ऑसिलेशन कर रहा है? माला जवाब रहा कि आसान प्रूफ है तक मोए गोरे, इस वक्त ये ऑसिलेशन नहीं कर रहा, तो एनर्जी क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है? जीरो। लेकिन इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फिक्स हो चुके हैं, वजह क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई अंडर द रूट L ओवर G। अब एक एक आंसर दो, क्या 2 जीरो है, क्या पाई जीरो है, क्या ये लेंथ जीरो है, क्या G जीरो है? इट मीन के टाइम पीरियड क्या हो गया? नॉन जीरो। अब जब तक आप लेंथ नहीं बदलोगे टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। फर्ज करो इस लेंथ की वैल्यू पुट की तो आपने आंसर ले आया कितना, तो इसका आंसर टाइम पीरियड 10 सेकेंड फिक्स्ड है, तब तक फिक्स्ड है जब तक आप इस लेंथ को या ज्यादा ना करो और या, क्योंकि 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, G कांस्टेंट, जब तक लेंथ नहीं बदलोगे टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। अब अगर मैं इस पेंडुलम को खींच कर यहां से रिलीज करूं तो इस रिलीज के बाद क्या इसका लेंथ कम ज्यादा होता है? तस्बो आई सर कती डेरम लेने रिलीज के और कडेर एम्पलीट्यूड घट क्यों को वड़ू के हो लेंथ ऑफ पेंडुलम रिमेन्स। तो जब ये वही है, ये वही है, ये भी वही है, तो टाइम पीरियड क्या रह गया? कांस्टेंट, और एनर्जी क्या हो गई और एम्पलीट्यूड क्या हो गया? इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में तो बदलते हैं लेकिन टाइम पीरियड के साथ कोई रिलेशन तरसोचे पर ऑसिलेटर के मुंह पर स्ट्रक्चर के चेंज नहीं रावस्ते, टाइम पीरियड न चेंज कीगी। लेकिन ऑसिलेटर एक ही हो, उसकी एनर्जीज मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ होती है, लेकिन एक ही ऑसिलेटर का टाइम पीरियड एक ही होता है। सो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर फिक्स्ड टर्म्स ऑफ ऑसिलेटर, और एनर्जी और एम्पलीट्यूड आर वेरिएबल टर्म्स। एम्पलीट्यूड और एनर्जी मुंह वाला बाहर न पखपला वर्कऊ, चाहो तो एम्पलीट्यूड और एनर्जी कम दो, चाहो ज्यादा दे दो, लेकिन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपने लिए खुद डिसाइड करता है। टाइम पीरियड में चेंज के लिए ऑसिलेटर में चेंज जरूरी है, समझ आ गई है? विदाउट चेंजिंग ऑसिलेटर यू कैन नॉट चेंज द टाइम पीरियड एंड सिमिलरली फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का और टाइम पीरियड का कोई रिलेशन, एनर्जी कहां किस चीज पे है? हाँ, E इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, इस पे डिपेंड करें, गौर करें, तो फिर तो मास पे भी डिपेंड करेगा। समझ आई है? समझ आ गई? आंसर मिल गया। ओमेगा 2 पाई बाई टी है और ये टी क्या हो गया? तो ओमेगा भी एक ऑसिलेटर के लिए क्या हो जाता है? इट मीन के एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ ओनली, समझ आ गई? 1/2 इसमें है लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करता, फिक्स्ड है। मास इसमें है लेकिन डिपेंड नहीं करता, फिक्स्ड है। इसी तरह ओमेगा भी फिक्स है तो इस पे डिपेंड नहीं करता। एक ऑसिलेटर के लिए ये पूरा टर्म क्या होता है? फिक्स्ड होता है। जब तक ऑसिलेटर नहीं बदलते ये टर्म नहीं बदलता। अब समझ आ गई है? लेट मी प्रोसीड प्लीज। तसवाए खाना संगा खाना, हाँ तो है तो क्या हुआ? ओमेगा में वर्तो हुई ओमेगा डिपेंड न की फ्रीक्वेंसी बस डिपेंड कई। ओमेगा फॉर वन ऑसिलेटर इज फिक्स्ड। इधर देखो भाई, तस्ंग टेस्ट कर कई भाई, जो टेस्ट के लिए आते हैं वो उस चैप्टर को सही पढ़ के आते हैं। तासु की बल अंजारा का नजर पर खबर पोएशम, आप लोग टेस्ट में आकर सीखना चाहते हो और ये टेस्ट आपका अपना नॉलेज, ठीक है, 2 मकासद हैं कि आज जो कुछ आपने सुना ये आपने सीखा,
लेकिन सबसे बड़ा प्रिपरेशन इंसान का तब होता है जब इंसान इस टेस्ट से खुद को जज करे। तो भाई जिस चैप्टर के टेस्ट के लिए आते हो उसको सही तरह पढ़ें, इसको पढ़कर मत सीखें, इसको सीख कर अप्लाई करें, तो फिर आपके जो कमजोरियां हैं वो आपको पता चलेंगी और वो सचोरेट होगा, स्टडी आपकी फाइनलाइज होगी। का सिर्फ दिन पर लर्निंग द पाराराजीन ब्यादुमरा घाटा फायदा न कहीं, लेकिन इससे पसे पर्दा इस एक हफ्ते में आपने चैप्टर 7 फुल पढ़ा होता सही, और आज जाकर उसमें डेफिशिएंसीज देखते कि देखो ये पॉइंट मेरे जहन में नहीं आया था, ये नहीं, तो आपका चैप्टर 7 फाइनलाइज होता। यकीन करें टेस्ट तक आप इसको दोबारा ना भी देखते तो फर्क ना पड़ता। एनी हाउ, ओमेगा के बारे में आपकी कंफ्यूजन है। पेंडुलम के लिए ओमेगा क्या है? ओमेगा इज जी बाय एल, और स्प्रिंग के लिए क्या है? के बाय एम। उस्ताद समाता हो रही, आप लोग कह रहे हो कि सर एनर्जी ओमेगा पे डिपेंड करती है। कैसे कह सकते हो भाई, जब आप खुद मानते हो कि ऑसिलेटर में जी क्या होता है और एल क्या होता है, तो इट मीन कि ओमेगा भी खुद क्या हो गया। तो जिस तरह लेंथ जब तक नहीं बदलोगे ओमेगा नहीं बदलेगा, तो जब एल नहीं बदलोगे टाइम पीरियड नहीं बदलेगा, इट मीन एल नहीं बदलोगे तो ओमेगा नहीं बदलेगा, ओमेगा नहीं बदलेगा तो एनर्जी कैसे कोई रिलेशन नहीं है। इट इज अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ एनर्जी। खबर है, ओमेगा भी फिक्स्ड होता है, एनर्जी सिर्फ एम्पलीट्यूड से बदलती है, बाकी इसके पीछे जो कुछ भी है ये सब क्या है, बहुत मुश्किल है भाई। अगर मैं एमसीक्यू भी कराऊं और आपको टॉपिक भी समझाऊं तो ये एक लेक्चर बन जाएगा, ये टेस्ट डिस्कशन कहां होगा। ट्राई इट भाई, फोकस करें, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू तक रहे। 157 प्लीज। 157, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम? इजी है ना? तो भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 1 ओवर टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2, सो इट इज 0.5। 158 हमारी डिस्कशन में है। 158 क्या कह रहा है? द चेंज इन टाइम पीरियड व्हेन लेंथ ऑफ पेंडुलम बिकम 4 टाइम्स। इधर देखिए टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी। अब गौर से देखिए, बहुत आसान है। अगर ये लेंथ क्या हो गया 4, तसलगमातो बुरी खान आसान अदा, ये T1 है, T के बराबर है। अगर यहां लेंथ L है, आप सुने प्लीज, T2 जो है वो क्या होगा? अगर ये टाइम पीरियड का लेंथ हो जाए, सॉरी पेंडुलम का 4L, तो आप कहेंगे सर 4 का रूट क्या बनता है? तो इट मीन के यहां जो टाइम पीरियड होगा वो क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम 2T। और चेंज कितना आया है T में और 2T में? चेंज कितना है? तो 2T माइनस T मीन द आंसर इज। अब जिसने 2T लिया है उसने गलत किया है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि व्हेन लेंथ बिकम 4 टाइम व्हाट इज द टाइम पीरियड, मैंने कहा व्हाट इज द चेंज इन टाइम पीरियड। तो चेंज इन टाइम पीरियड फिर T होगा, समझ गए हो ना? ये 2T है और ये T है, तो उसमें चेंज कितना आएगा? उसमें चेंज सिर्फ 1T के बराबर है। खबर है पोएश भाई? ये क्या है? ये कितने हैं? अब कितने हैं? तो मैंने नहीं पूछा कि अब कितने हैं, मैंने कहा कि पहले वाले फिंगर्स और अब वाले फिंगर्स में चेंज कितना है। तो आंसर इज 206। समझ आ गई? मैंने चेंज मांगा है, टाइम पीरियड नहीं मांगा। नेक्स्ट है 159। 159 भाई, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर। 160 प्लीज। When energy of wave is E, what will be the increase in energy if amplitude become 100%? कहते हैं कि एनर्जी E है और एम्पलीट्यूड क्या है? x0। एम्पलीट्यूड x0 है और एनर्जी E है। कहते हैं कि एम्पलीट्यूड को आपने क्या कर दिया? 100%। 100% मीन कि ये क्या हो गया? 100% मीन डबल, एम्पलीट्यूड डबल हो गया। तो अब बताओ कि एनर्जी क्या होगी? लेकिन एनर्जी नहीं मांगी। एक बार फिर देखें, क्वेश्चन 160 में कहा इंक्रीज चेंज को बोलते हैं, समझ आई है? तो हमें एक बार फिर चेंज बताना है, याद रखें। तस्बोई सर इसके स्क्वायर के साथ रिलेशन है, तो अगर ये 2 हुआ तो स्क्वायर मीन के ये 4 होगा ना, यानी ये E था तो अब ये क्या बन जाएगा? 4E, बिकॉज एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है। व्हेन एम्पलीट्यूड बिकम डबल, एनर्जी विल बिकम 4 एंड चेंज विल बी 4E माइनस E। It is equal to 3E. The change is 3. Option A ठीक है। Correct option is option A. 161. 161 क्या है? The product of frequency and time period for a wave is, frequency और time period का product क्या होता है?
t इधर ले आए तो दिस इंप्लाइज के एफ टी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 162 की डिस्कशन है। द टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेटर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम अप टू मीन। तो आसान है भाई, इधर देखिए, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये मीन और ये नेगेटिव एक्सट्रीम, बहुत इजी है। अगर यहां से रवाना होकर इधर वापस आ जाए तो ये सिर्फ टी है। क्या है? इसे कहते हैं 1t। क्या बोलते हैं? 1t। उस दिन खगोरी खाना अगर इधर से रवाना होकर इधर आ जाए तो ये 1/2t पदे पुए गई तो 0.5t। लेकिन अगर इधर से रवाना होकर मीन तक आ जाए तो ये 1/4t। 1/4t होगा ना, ये फुल टी, ये आधा टी और ये आधे का आधा टी। बखबर है पोएश भाई, आधे का आधा टी मीन 1/4t एंड 1/4t मीन 0.25t। समझ गए हो? द करेक्ट आंसर इज 0.25t। आप समझ गए हो तो अच्छी बात है। 162 में सी ठीक है। 163 हमारी डिस्कशन में है। अगर फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स 180 डिग्री हो और एक का एम्पलीट्यूड 20 हो, दूसरे का 30 हो, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? तासु बवाई चे सर फेज डिफरेंस पर सुमरा देखाना। फेज डिफरेंस 180 है और 180 डिग्री का मतलब है कि ये दोनों वेव्स एक दूसरे के और अपोजिट मीन के क्रस्ट से क्या मिलेगा? ट्रफ मिलेगा। और जब अपोजिट हो तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? और डिस्ट्रक्टिव में हम रिजल्टेंट वेव सब्ट्रैक्शन से लेते हैं। किस चीज से लेते हैं? लिहाजा सब्ट्रैक्शन मीन के एक 20 है और एक 10 है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट विल बी 10 मीटर एम्पलीट्यूड। 30 और 20 है माना, एक 20 है एक 30 है, ये 30 है और ये 20 है, लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर 10। देखो भाई 180 का मतलब है अपोजिट। अपोजिट मीन के क्रस्ट से टफ मिलेगा, क्रस्ट से टफ मीन के डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन से आता है और कंस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट एडिशन से आता है। तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो 30 - 20 मीन रिजल्टेंट कितना बचेगा? 10 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164। 164 क्या है? It is desired to increase the frequency of a vibrating string from 50 Hz to 200। भाई फ्रीक्वेंसी को आप 50 से 200 तक ले जाना चाहते हो। सिर्फ दारा तो वही 100 टाइम्स इंक्रीज टू 4। 50 से 200 का मतलब है हाउ मच टाइम्स? यानी आप लोग चाहते हो कि फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स बढ़ जाए। इसके लिए क्या करें? क्या करें भाई? मैं आपको फार्मूला बताता हूं। F इज इक्वल टू वी बाय लेमडा जानते हो? बिल्कुल जानते हो। और V की जगह लिख सकते हो टेंशन मास पर यूनिट लेंथ डिवाइड बाय लेमडा, जानते हो ना? इन लेमडा को कांस्टेंट रख के ml को कांस्टेंट रख के, तो ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेंशन। यानी रस्सी में टेंशन के साथ अंडर रूट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अब आप चाहते हो कि फ्रीक्वेंसी के आगे क्या लगा दो? बिकॉज आप 50 से 200 मीन कितने टाइम बढ़ाना चाहते हो? तो आपकी ख्वाहिश है कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या आ जाए? 4। कैसे आएगा? तब आएगा जब टेंशन के आगे, क्योंकि 16 का रूट क्या बन जाएगा? इट मीन के जब हम लोग टेंशन को 16 टाइम्स करेंगे तो वहां फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद 4 टाइम्स हो जाएगी। समझ आ गई है? वहां फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? Frequency will become 4 times. So, to make frequency 4 times, या to change the frequency from 50 to 200, we have to increase the tension by 16 times. समझ आ गई है? अब ऑप्शन पढ़ने दे मुझे। क्वेश्चन है जनाब, then the tension in the string have to be 8 times, has to be 16 times, 4 times. क्या ठीक है? 16 times ऑप्शन बी सही है। 165 The distance covered by the wave during one period is called wavelength. Distance covered in one time period is wavelength. 166 जी बोले, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? 166 Path difference between two propagating waves is 3.5 lambda. इनके दरमियान कौन सा इंटरफेरेंस होगा? तो याद रखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा के आगे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह होना चाहिए।
और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा के आगे 1, 3 और 5 ये होने चाहिए। अब हमें मिला है 3.5, तो ये 3.5 किस चीज को शो करता है? 135 ना देता गलत तो आएगा ना सर, लैम्डा बाई 2 के आगे 1, लैम्डा बाई 2 के आगे 3, लैम्डा बाई 2 के आगे 5 एंड सो ऑन, ये होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग है, इसको एक मिनट भाई, ये 1/2 है, तो 1/2 मीन 0.5 लैम्डा, ये 3/2 से क्या बनता है? 1.5 लैम्डा, और इससे क्या बनेगा? इसका मतलब है कि जब भी 3.5 लैम्डा आएगा तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए ठीक है। 167, the ratio of sound speeds in gaseous media of m1 and m2, m1 is double of m2, all factors are same, by speed is inversely proportional to the root of molecular weight। जानते हो ना, साउंड का स्पीड मॉलिक्यूलर वेट के अंडर रूट के साथ इनवर्सली है। तो अगर मैं कहूं कि दो स्पीड्स का रेशो, इधर देखे प्लीज, दो स्पीड्स का रेशो बता दो, तो दो स्पीड्स के रेशो के लिए कहोगे सर इनवर्स है, तो ऊपर लिखोगे m2 और नीचे लिखोगे m1, और दोनों पर अंडर रूट होना चाहिए। अब वैल्यूज पुट करो, खुद ब खुद आ जाएगा। द रेशो ऑफ v1/v2 अंडर रूट m2 की जगह m और इसकी जगह डबल ऑफ m, क्योंकि इन्होंने कहा है कि m1 m2 के डबल है, तो इसको कैंसिल करें 1m, द रेशो इज 1/√2। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सही है। 168 हमारी डिस्कशन में है। 168 प्लीज। 2 forks are tuned simultaneously. The number of beats per second is observed is 8. If fork 1 is of frequency 512, the possible frequency of f2, वही बात है कि f1 आपको मिला है 512, f2 क्या हो सकता है? अगर बीट्स इन 1 सेकेंड कितने हो? अगर बीट्स 8 हैं तो इन दोनों में फर्क भी 8 होना चाहिए, यानी ये इससे 8 ज्यादा भी हो सकता है और 8, अगर ये इससे 8 ज्यादा होगा तो 520 ठीक है, अगर ये इससे 8 कम है तो 504 भी ठीक है। अगर ऑप्शंस में दोनों हो तो बोथ, और अगर इनमें एक हो तो वो ठीक है। तो कौन सा ठीक है जनाब? 520 वाला गिवन है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 169 भाई 169 सेज कि एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है, ट्रेवलिंग इन अ गेज विद स्पीड दिस वन, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 0.2 मीटर अपार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। अच्छा सुने, दो पॉइंट्स गिवन है, गौर से सुने प्लीज। दो पॉइंट्स के दरमियान जो गैप है वो 0.2 मीटर है, वो 0.2 मीटर है। बताओ कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान फेज डिफरेंस कितना होगा? उन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना होगा? अब ये भी याद रखें, अगर याद रखें, अगर गैप जो है λ/2 के बराबर हो तो फेज डिफरेंस होता है पाई। फेज डिफरेंस क्या होता है? पाई 180। उस संगराजी का तासुवाई जी सरदारत एक्सप्लेन करूं दाड़े ग्रांड कार दे, सही है ना? आपको पता होगा, आपने टॉपिक पढ़ा होगा। भाई अगर दो पॉइंट्स के दरमियान गैप λ/2 है तो वहां पर फेज डिफरेंस होगा पाई। फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई। अगर मैं आपको समझाने की खातिर कह रहा हूं, अगर गैप हो जाए λ/4 तो याद रखिए फेज भी हो जाएगा पाई, यानी ये λ/2 डिवाइड बाय 2 है ना, इसको 2 पर डिवाइड करो तो λ/2, तो इसको भी 2 पे डिवाइड करोगे पाई। अगर गैप λ/4 हो गया तो फेज डिफरेंस क्या बन जाएगा? पाई/2। दिस से सॉल्व होता है। अब हमें गैप दिया है 0.2, हमें ये देखना है कि ये वेवलेंथ के कितने टाइम्स हैं, यानी ये λ/2 से मैच करता है या λ/4 से या किसी और से। ये दो वैल्यूज रेफरेंस के तौर पर याद रखो कि जब भी गैप λ/2 के मैच करे तो पाई, और अगर λ/4 के मैच करे तो पाई/2 लेंगे। ये कैसे होता है आपने टॉपिक में पढ़ा होगा, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, आप सुनिएगा प्लीज। सबसे पहले मैं वेवलेंथ मालूम करूंगा, लेकिन वेवलेंथ इज इक्वल टू V/F,
और V हमें मिला है 400 और F हमें मिला, सॉरी, V हमें मिला है 320 और ये मिला है 400। आप जरा चेक करें तो वेवलेंथ 0.8 है, 0.8 आता है ना, तास उसमें तो गुरी देखो ये सेकंड रा की बस क्वेश्चन सॉल्व दे। क्या मैं वेवलेंथ को लिख सकता हूं 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2? भाई 0.8 इसके बराबर है या नहीं है? आप कहें सर 0.8 कैन बी रिटन एज दिस। मैंने आपको जो गेप दिया है वो 0.2 है और 0.2 इस वेवलेंथ के कितने हिस्से को कहते हैं? 1/4 को। कितने को? यानी मैंने जो आपको गेप दिया है 0.2 वो दरअसल वेवलेंथ के कितने में आ रहा है? वेवलेंथ को 4 टुकड़े बनाओगे तो गेप बनता है। इट मीन के द 0.2 यहां जो 0.2 गेप है इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स λ/4, क्योंकि जो गेप आपको मिला है वो वेवलेंथ में कितने टुकड़ों से बनता है? अगर ये वेवलेंथ में 2 टुकड़ों से बन जाता और मैं कहता कि गेप है 0.4 का, तो फिर ये λ/2 का होता और फेस कितना लेते? पाई लेते। कितना लेते? पाई लेते। अब मैंने आपको 0.2 दिया, लेकिन 0.2 इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें 4.2 आ रहे हैं। तो इट मीन के आपने जो गेप दिया है वो वेवलेंथ के कितने में आ रहा है? 1/4 में। लिहाजा हम कितना फेज लेंगे? द फेज डिफरेंस इज π/2। समझ आ गई है? इससे इजी सोल्यूशन नहीं है भाई, कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि पुट करो और सॉल्व करो, ऐसे ही जज करोगे। 170 है लेकिन लेंथी है, नहीं सॉल्व करते उस पर। ठीक, आप ट्राई कर लीजिएगा जी। कर लिया? आपका आंसर आ गया? चाबी चेक क्वेश्चन निश्चित माता पारा ग्राना रजेना सॉल्व फॉर्म जी जी यौमन खा कम क्वेश्चन याद है? दा कम क्वेश्चन है 169। हाँ 2π फार्मूला बता रहे हो? मुझे पता है भाई, सॉल्व नहीं करा, मैं इससे आसानी से जज करता हूं, आप उससे सॉल्व करो जो ट्राई करो। समझ गए हो? मेरे पास ये जजमेंट इजी है, मैं इससे कर लेता हूं क्योंकि मैं ऐसी वैल्यू दे सकता हूं जो आप फार्मूले में पुट करोगे तो फिर आसमान की तरफ देखोगे, लेकिन इस जजमेंट से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। समझ गए हो ना? जजमेंट मीन विदाउट कैलकुलेशन, और आप फार्मूला लोगे तो फिर डेटा ऐसा होगा कि कैलकुलेटर के बगैर नहीं कर पाओगे। मैंने जजमेंट से सिखाया, फार्मूला सबको पता है, पुट करें, इसमें आंसर सेम आएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 170। व्हाट शुड बी द रेशो? ब्लैंक में रेशो है, क्या है? ब्लैंक में रेशो है, तो भाई टोटल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या आता है? मेरे ख्याल में जी काइनेटिक टू दिस है। हाँ तो ठीक है, एक ही बात है। काइनेटिक टू टोटल उस पोएश में खाना सही नजर यशो खागो हरवर्ता काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी, इसमें वैल्यूज पुट करें, शाबाश। ये है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x0 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है हाफ m ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? x0, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बच जाएगा x0 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x0, विच इज x0 बाय x0 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, ये कैंसिल तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड टोटल, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सही है। 171 what should be length of simple pendulum whose time period is 6.2 seconds? क्या आता है आंसर? t is equal to 2π under the root l over g, जानते हो? अब जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि लेंथ मालूम करना है और हमने रूट का स्क्वायर लेना है, वो अगर इब्तिदा से स्क्वायर लेगा तो उलझ जाएगा, 3-4 मिनट अपने जाया करेगा। जो जीनियस होगा फौरन एडॉप्ट करेगा। इसकी वैल्यू 6.28 गिवन है, और आप जानते हैं कि 2π भी 6.28 होता है, तो वो स्क्वायर नहीं लेंगे पहले, क्योंकि स्क्वायर लेने से गलती क्या होगी? इसका स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा? कुछ समझ आ गई है? दोबारा वापसी आपकी मुमकिन नहीं रहेगी। लेकिन अगर स्टार्ट में ये दोनों क्या करो? कैंसल, बिकॉज 2π इज आल्सो 6.28। समझ आई? अब स्क्वायर लेने से आपका लांजा खत्म। इसको इधर ले आए तो अंडर रूट जी इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों का स्क्वायर ले ले,
square root cancel, so L is equal to G and the answer is 10 meter. Correct option होगा option C. 172 please. Frequency of simple pendulum of length 9.8 meter will be. तो भाई frequency होती है 1/2 pi under the root L over G. ये दोनों बराबर है तो कैंसिल करो तो frequency is 1/2 pi. And 1/2 pi mean correct option is option C. 173. Question 173. एक simple pendulum है has a period of 5 seconds. Which relation relates acceleration and displacement? तो acceleration is minus ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही है ना. तो a इज इक्वल टू माइनस इसकी जगह 2 पाई बाई टी का स्क्वायर और x. तो a इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 पाई स्क्वायर. टाइम पीरियड कितना गिवन है 5 का स्क्वायर मीन 25 और साथ में क्या होगा तो 4 पाई स्क्वायर ओवर 25 x. ऑप्शन डी बिल्कुल सही सलामत है. नेक्स्ट है जनाब 174. If the resultant wave of two waves is maximum, then crust will meet. crust से मिलेगा तो उरूज पे जाएगा. 175. The energy transmitted per second per unit area, it is intensity. 176. The last question. The principle of superposition states के रिजल्टेंट वेव किस चीज से लोगे वेक्टर सम. इट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेव. रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स. थैंक यू.